मैं हेमंत सर, आपका साइंस टीचर, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस में। तो हम स्टार्ट किए थे इसके पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर 10th का, वो था ग्रेविटेशन, जो कि हमारे फिजिक्स का पार्ट था। तो ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फोर्स, मोशन, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन के बारे में, और देन वी विल स्टार्ट द केपलर्स लॉ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स। तो न्यूटन ने हमको फोर्स पहले ही बता चुका है। क्या है फोर्स? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, और हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या है। इट इज F इक्वल्स टू m इंटू ए। इट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे मोशन के बारे में। क्या? मोशन के बारे में। सो मोशन क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स लगाने के बाद अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है ना, अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि उसमें मोशन हो रहा है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे मोशन। सो मोशन को पहले हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया ए। अब ऑब्जेक्ट है तो इसका मास भी होगा ऑब्वियसली, और ये हो गया, ये किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ना, ये किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये अपने पोजीशन को चेंज करेगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो मोशन की डेफिनेशन हम यहीं से निकालें, है ना, यहीं से निकालेंगे। क्या हो जाएगा? मोशन, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज मोशन, है ना। क्या हो जाएगा? इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, देन इट इज कॉल्ड एज मोशन। हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन इज डिफाइंड एज when object changes its position with respect to time, then it is called as motion, है ना। हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मोशन के बाद हम मूव करेंगे सर्कुलर मोशन के ऊपर, जो हमारे ग्रेविटेशन का पार्ट है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी सर्कुलर मोशन। मोशन अभी जस्ट हमने देखा, मोशन क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, अगर सपोज ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है अलोंग विथ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, अलोंग विथ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सर्कल के समान पाथ फॉर्म हो जाएगा, है ना। इट इज अ सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ है तो ऑब्वियसली इसका सेंटर भी होगा, है ना, इसका सेंटर भी होगा। और सपोज ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर रखा हुआ है। अगर मोशन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में अलोंग विथ सर्कुलर पाथ, है ना, अगर मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट में अलोंग विथ सर्कुलर पाथ, तब हम कहेंगे कि जो मोशन है वो कैसा है? सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा? इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन अलोंग विथ सर्कुलर पाथ, है ना, हम इसको नाम दे देंगे, इट इज सर्कुलर पाथ, है ना। ये क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट changes its position along with circular path is called as circular motion। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल में जब चीज़ें रिपीट होती है ना, हम उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म, है ना। तो ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ में हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तब हम कहेंगे जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position along with circular path
and travels equal distance in equal interval of time, then it is called as circular motion। या हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं when an object travels equal distance in equal interval of time along with circular path is called as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में, जो कि हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारे प्लैनेट जो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं ना, वो कैसे घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो सपोज ये है हमारा सर्कुलर पाथ और ये है उसका सेंटर जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना। तो हमको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो मूव कैसे करता है, अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहेगा तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहती है कि वो हमेशा अलोंग विद स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करे। अगर उसका मोशन को स्ट्रेट लाइन से चेंज करके हमको किसी डायरेक्शन में या फिर किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कराना है तो हमको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो हमको पता है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ना उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है ना। तो ये सब क्या है, फोर्सेस अप्लाई करने के बाद मोशन के ऊपर जो इफेक्ट होता है ना वो है। तो हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो ऐसा कोई ना कोई फोर्स एक्ट कराना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट पर जो इसको सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव कराएगा, है ना। तो हमको पता है ये ऑब्जेक्ट कैसा करता है, मूव करेगा अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ से दूर होने की कोशिश करेगा तो एक फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो इस ऑब्जेक्ट को दूर जाने नहीं देगा और उसको इसी सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअस मूव कराने की कोशिश करेगा, है ना। तो ऐसा फोर्स जो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 में दिया हुआ है ना। सो ये एक स्ट्रिंग है जिसको हमने जो ऑब्जेक्ट है इससे बाइंड करके रखा हुआ है ना। तो हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहेगा तो ये कैसा मूव करेगा, अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमने इस स्ट्रिंग के थ्रू एक फोर्स एक्ट कराएंगे इस पेन के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ये डायरेक्टेड होगा किधर, सेंटर के तरफ। जैसे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये क्या करेगा, मूव करेगा अलोंग विद अ सर्कुलर पाथ, लेकिन जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको मूव छोड़ दिया तो क्या करेगा, अलोंग विद स्ट्रेट लाइन में वो मूव हो गया, है ना। सो जो सेंटर के तरफ ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है हम उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो फोर्स इसको स्ट्रेट लाइन में मूव कराने की कोशिश करेगा, है ना, हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, the force which is acting on an object which is moving along with circular path and which is directed toward the center is called as centripetal force। तो आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केप्लर्स लॉ। लेकिन केप्लर्स लॉ को समझने के लिए हमको इलिप्स समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो इलिप्स क्या होता है, इलिप्स एक इलोंगेटेड सर्कल होता है ना। इलिप्स एक इलोंगेटेड सर्कल होता है जिसमें दो फोकस पॉइंट होते हैं जहां पर दोनों फोकस में से किसी एक फोकस के ऊपर सन रह सकता है। सो इलिप्टिकल पाथ भी क्या होगा कि जो डिफरेंट पोजीशन है हमारे प्लैनेट की या ऑब्जेक्ट की, है ना, वहां से दोनों फोकस तक का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है ना। तो हमारे पास 3 पोजीशन दी हुई है। तो पोजीशन फर्स्ट के लिए हम बात करेंगे पोजीशन ए, है ना, और पोजीशन ए से F1 तक का डिस्टेंस और पोजीशन ए से F2 तक का जो डिस्टेंस है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमेशा इक्वल आएगा किसके, पोजीशन ऑफ बी से F1 और F2 तक के डिस्टेंस के, है ना। और पोजीशन नंबर सी के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू, है ना, पोजीशन सी से F1 तक का डिस्टेंस एंड पोजीशन सी से F2 तक का जो डिस्टेंस है वो कैसा होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। आप इलिप्स के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशन लेकर अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे दोनों फोकस से, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इट इज़ ऑल अबाउट इलिप्स। हम स्टार्ट करेंगे केप्लर्स के लॉ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केप्लर्स का फर्स्ट लॉ। तो केप्लर का जो फर्स्ट लॉ है ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट के बारे में, है ना। और इसीलिए इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर स्टेट्स दैट
ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकस। जैसे हमने एलिप्स में देखे थे 2 फोकस होते हैं, सो दोनों फोकस में से सन किसी भी एक फोकस के ऊपर रह सकता है और हमेशा जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इट इज ऑल अबाउट केपलर्स फर्स्ट लॉ। ये देखते हैं केपलर्स का सेकंड लॉ। केपलर के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे हमारे प्लैनेट जब सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को वो स्वीप करते हैं यानी कवर करते हैं, है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ केपलर स्टेट्स दैट व्हेन planet revolve around the sun in an elliptical orbit, they sweeps out equal area in equal interval of time. So समझते हैं इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। सपोज ये है इलिप्टिकल पाथ, इट इज इलिप्टिकल पाथ। अब इलिप्टिकल पाथ है तो इसके 2 फोकस भी होंगे। हमने इसको नाम दे दिया F1 और इसको हमने नाम दे दिया F2। तो सन इन दोनों में से किसी एक पोजीशन को एक्वायर कर सकता है। सपोज हमने कंसिडर किया कि इस पोजीशन के ऊपर हमारा सन प्रेजेंट है ना, और हमारा जो प्लैनेट है हम एग्जांपल ले रहे हैं अर्थ का, तो अर्थ अभी यहाँ पर है। तो अब अर्थ क्या करेगी, सन के आसपास रिवॉल्व करेगी। हम अभी इसको इरेज कर देते हैं समझने के लिए, और इट इज आवर सन, है ना, और ये है हमारा प्लैनेट अर्थ, इट इज प्लैनेट अर्थ। अब अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, सन के आसपास। तो सपोज अर्थ अभी यहाँ पर है और वो 1 वीक में डिस्टेंस ट्रेवल करती है यहाँ तक, है ना। तो इट इज पोजीशन 1 और ये पोजीशन हो गया 2। यानी जब अर्थ यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हमने रिप्रेजेंट कर दिया A1 से, इट इज एरिया 1। फिर आफ्टर फ्यू मंथ अर्थ यहाँ पर आ गई, अर्थ यहाँ पर आ गई। फिर से हमने ये जो टाइम इंटरवल है हमने लिया है 1 वीक का, 1 वीक का, है ना। सो 1 वीक में अर्थ यहाँ से यहाँ पर आई। आफ्टर फ्यू मंथ हमने फिर से कैलकुलेट किया, अभी अर्थ यहाँ पर है और 1 वीक में अर्थ यहाँ से यहाँ तक आ गई, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हमने नाम दे दिया A2, है ना। तो ये जो टाइम इंटरवल है ये भी रहेगा 1 वीक का, है ना, 1 वीक का। अब आफ्टर फ्यू मंथ अर्थ इधर आ गई। ठंडी की दिनों में देखो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो अभी ठंडी लगेगी, है ना, और इधर बहुत ज़्यादा हीट होती है समर का सीजन अभी, है ना। अब सपोज हमारी अर्थ यहाँ पर है और 1 वीक में यहाँ से यहाँ तक चलेगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है हमने इसको नाम दे दिया है A3, हमने इसको नाम दे दिया A3। और यहाँ से यहाँ तक अर्थ को मूव होने के लिए टाइम कितना लगा है, अगेन 1 वीक। तो हम देख सकते हैं टाइम इंटरवल कैसा है, सेम है ना। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो ये जो अर्थ है जो एरिया कवर करेगी वो कैसा होगा, वो भी सिमिलर होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय केपलर सेकंड लॉ A1 इक्वल्स टू A2 विच इज इक्वल्स टू A3। कब, जब टाइम इंटरवल सेम रहेगा तब। तो हम कह सकते हैं अगेन एक बार डिफाइन करेंगे इसको। व्हेन planet revolve around the sun in an elliptical orbit, they sweeps out equal area in equal interval of time. This is our Kepler's second law. अब हम देखेंगे केपलर का थर्ड लॉ। केपलर के थर्ड लॉ को द लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम भी कहते हैं क्योंकि ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि प्लैनेट को सन के आसपास रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। द केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ, है ना, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन, है ना, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट टू द सन, है ना। हम उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायग्रामेटिकली हम केपलर के थर्ड लॉ को समझ लेते हैं। सो केपलर का थर्ड लॉ ने हमको क्या बताया कि जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका स्क्वायर यानी ही टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, और हम उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो क्या हो जाएगा, अब क्या होता है, सपोज हमारा जो प्लैनेट है वो यहाँ पर है
है ना। और सन के आसपास ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जो कंटिन्यूअसली इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। तो इनका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम है सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना। और ये डिफरेंट रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम हम किसके बेस के ऊपर निकाल सकते हैं, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड डिफरेंट प्लैनेट के बेस के ऊपर। तो बाय यूजिंग केपलर लॉ हम ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो प्लैनेट है सन के आसपास जो रिवॉल्व करता है ना, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। इसलिए हम जो टाइम है हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड या फिर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जो आर है ये हो जाएगा हमारा मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, है ना। तो हमारे जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हम उन्हीं को जब लॉन्च करते हैं तो इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम भी डिसाइड करते हैं। इट इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट है हम जो सेंड करते हैं, हमारे जो इसरो सेंड करता है वो इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, हम इसको पहले इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा केपलर का थर्ड लॉ का, इट इज़ square of period of time is directly proportional to the cube of mean distance between sun and the planet। अब हम क्या करेंगे, पहले इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लगेगा। तो ये हो जाएगा इट इज टी स्क्वायर इक्वल्स टू के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना। ये हो जाएगा इनटू आर क्यूब। अब हमको के की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, हम आर क्यूब को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो अभी मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा के इक्वल्स टू टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, है ना। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। और जो के की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप कोई भी डिस्टेंस ले लो यहाँ से, है ना, जो के की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और उसका जो सेमी मेजर एक्सिस या फिर जो डिस्टेंस है मीन डिस्टेंस किसके बीच का, प्लैनेट और सन के बीच का, उसकी वैल्यू का क्यूब और टाइम पीरियड का स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। आप किसी भी पोजीशन में इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशन बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और हाँ, अगर अभी तक के आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।